दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सैकड़ों साल पहले बने एक ऐसे मंदिर की जिसने 2006 में एक बहुत बड़े भूकंप का झटका सहा था, जिसके पास एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है। लेकिन वो ज्वालामुखी भी आज तक इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। और तो और इस मंदिर पर बॉम्ब ब्लास्टिंग भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मंदिर आज भी बड़े ही शान से खड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के जावा में मौजूद बोरोबुदुर मंदिर की। आज हम इस मंदिर का ऐसा राज खोलने वाले हैं जिनके बारे में आज तक शायद किसी ने बात नहीं की होगी। हम दुनिया के सबसे बड़े इस बौद्ध मंदिर का इंडियन कनेक्शन बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि कैसे इस मंदिर का कनेक्शन एक मिस्टेरियस नंबर से भी है, एक ऐसा सीक्रेट कोड जो इस मंदिर को बनाने वालों ने इसके डिजाइन में छिपाया था। और ये भी बताएंगे कि इस मंदिर का यूएफओ के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन इन सारी बातों को जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोग आधी अधूरी जानकारी सुनकर नीचे कमेंट करें, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये मंदिर इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर मौजूद है। ये मंदिर पूरा 9 मंजिला है और इसकी निचली 6 मंजिलें स्क्वायर शेप में है, तो ऊपर की 3 मंजिलें राउंड शेप में है। इस मंदिर के सबसे ऊपर एक मेन स्तूप है जिसका आकार बहुत बड़ा है और उसी के साथ यहाँ पर और 72 स्तूप है जो बेल के आकार के है। और इस पूरे मंदिर में भगवान गौतम बुद्ध की टोटल 504 मूर्तियां है। इस मंदिर को एग्जैक्टली बनाया किसने था ये आज तक पता नहीं चल पाया है। ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े विशाल मंदिर को बनाने का क्रेडिट किसी भी राजा ने या राजवंश ने नहीं लिया था, क्योंकि इस मंदिर की किसी भी दीवार पर या किसी भी पत्थर पर किसी भी राजा या किसी भी राजवंश का उल्लेख नहीं है। लेकिन इस मंदिर की आर्किटेक्चरल स्टाइल से और इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियों से ये अंदाजा लगाया गया कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 9th सेंचुरी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में शुरू हुआ था और इसे बनकर पूरा तैयार होने में लगभग 75 साल का समय लगा। इस टेम्पल की एक और सबसे बड़ी खासियत है इसके आर्किटेक्चर को लेकर। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इस मंदिर को बनाते वक्त सिविल इंजीनियरिंग के उन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा गया था जिनका इस्तेमाल आज के इंजीनियर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस मंदिर का हर एक पत्थर कहाँ और कैसे रखना है, इसकी प्लानिंग उन लोगों ने इस मंदिर का पहला पत्थर रखने से पहले ही कर ली थी। ये विशाल मंदिर पूरी तरह से ज्वालामुखी पत्थरों से बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए कुल 20 लाख क्यूबिक फीट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था और इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी गारे का यानी सीमेंट का या फिर किसी और तरह के एडेसिव का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि पूरे मंदिर के हजारों पत्थरों को आपस में इंटरलॉक टेक्निक के जरिए जोड़ा गया था। इस मंदिर के आर्किटेक्चरल स्टाइल पर भारतीय गुप्त साम्राज्य की शैली का भी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। इतिहासकारों ने ये तो दावा कर दिया था कि इस मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल हुए पत्थरों को पास ही मौजूद एक ज्वालामुखी पर्वत से लाया गया था, लेकिन एग्जैक्टली कैसे? जो काम आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से करने में भी हमारे पसीने छूट जाएंगे, वो काम उन्होंने 8वीं सदी में कैसे किया होगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। भले ही ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर हो, इसकी ऊंचाई 9 मंजिल हो, लेकिन फिर भी आसपास के घने जंगलों ने और ज्वालामुखी ने इस मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया था और उस वजह से सैकड़ों सालों तक इस सुंदर और रहस्यमय मंदिर इंसानी नजरों से दूर था। सन 1816 के आसपास ये पूरा एरिया ब्रिटिशों के कंट्रोल में था। उस समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल थॉमस स्टैमफोर्ड इस एरिया के गवर्नर थे। उन्होंने इस मंदिर के बारे में यहाँ के लोकल लोगों से कई बार सुना था। यहाँ के लोकल लोग इस मंदिर के बारे में जानते थे क्योंकि इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे मिट्टी और ज्वालामुखी की राख के नीचे दबा हुआ था और जमीन के ऊपर मंदिर के बस कुछ पत्थर ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि जंगल और जमीन ने निगला हुआ ये मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। गवर्नर थॉमस स्टैमफोर्ड ने अपने साथ कुछ लोगों की टीम ली और उन्होंने इस मंदिर के एक्सकवेशन का काम शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन उन्हें इस पूरे मंदिर को जमीन से बाहर निकालने के लिए 20 साल का समय लगा था। ये मंदिर जमीन से बाहर इस दुनिया के सामने तो आ चुका था, लेकिन इसका बुरा वक्त अभी तक खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही इस मंदिर की जानकारी आसपास के गांव तक पहुंचने लगी, लोग दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए आने लगे और उनमें से कुछ लोग इस मंदिर से पत्थरों की चोरी करने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ की कई सारी मूर्तियां तोड़कर उनकी स्मगलिंग तक करना शुरू किया। जैसे जैसे ऐसी घटनाएं बढ़ती गई, वहाँ की सरकार ने कदम उठाना शुरू किया और इस मंदिर के रेस्टोरेशन का काम शुरू हुआ। इस मंदिर के रेस्टोरेशन का काम 1973 से लेकर 1985 तक चला था।
खोजकर्ताओं ने इस मंदिर का एक सीक्रेट कोड ढूंढ निकाला है जो इस मंदिर को बनाने वालों ने इसके आर्किटेक्चर में छिपाया था, और वो नंबर है 1। इस मंदिर को बेसमेंट को मिलाकर टोटल 10 लेवल में बनाया गया था। 10 यानी 1 + 0 = 1। इस पूरे मंदिर में टोटल 73 स्तूप है, 72 छोटे और एक सबसे बड़ा। 73 यानी 7 + 3 = 10, और 10 मतलब 1 + 0 = 1। चलो यहाँ तक तो ठीक था, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ की सारी मूर्तियों को गिना गया तो वो निकली 505, मतलब 5 + 0 + 5 = 10, मतलब फिर से 1 + 0 = 1। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक नंबर का इस मंदिर से कुछ खास कनेक्शन है? अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं है। इस मंदिर का एक और कनेक्शन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, और वो है इंडिया कनेक्शन। फेमस इंडियन स्कॉलर रमेश चंद्र मुजुमदार जी का कहना है कि उस वक्त इंडोनेशिया में राज कर रहा शैलेंद्र राजवंश एक्चुअली में भारत के कलिंग राजवंश के डिसेंडेंट्स थे। मुजुमदार जी के इस बात से एक और फेमस राइटर J.L. मोइन्स भी सहमत थे। भले ही ये मंदिर कई सालों की मेहनत के बाद जमीन से बाहर निकाला गया था, आज तक लाखों लोगों ने इसे देखा है, लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि पूरे 19वीं सदी में इस मंदिर को जितना नुकसान हुआ है उतना नुकसान उसे पहले सैकड़ों सालों में भी नहीं हुआ था। इंडोनेशिया की तपती धूप और मूसलाधार बारिश ने इस मंदिर के ज्वालामुखी पत्थरों को काफी नुकसान पहुंचाया है, और इसीलिए 1968 में इंडोनेशियन सरकार ने यूनेस्को के साथ मिलकर सेव बोरोबुदुर नाम का एक कैंपेन स्टार्ट किया था। इस कैंपेन के तहत इस मंदिर का बेसमेंट का हिस्सा पूरी तरह से डिसमेंटल किया गया था, यानी उसमें मौजूद सारे पत्थर खोले गए, एक दूसरे से अलग किए गए। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा पत्थरों को अलग किया गया, उन्हें साफ किया गया, एक दूसरे के साथ किस टेक्निक से वो जुड़े हैं इसका अभ्यास किया गया, और एक बार फिर से उन पत्थरों को आपस में जोड़ा गया। इस काम में 27 अलग अलग देशों के एक्सपर्ट शामिल थे, उनमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एक्सपर्ट भी शामिल थे, जिन्होंने उन पत्थरों को नुकसान पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर स्टडी की और उनसे छुटकारा पाने का सोल्यूशन भी बताया। इस पूरे काम को 15 सालों का समय लगा और करोड़ों का खर्चा। इस मंदिर से जुड़ी कई सारी बातें ऐसी है जो अजीब है और आमतौर पर दुनिया के किसी दूसरे मंदिर में वो बातें दिखाई नहीं देती। जैसे कि इस मंदिर के सबसे निचले हिस्से में मौजूद एक दीवार पर ये कार्विंग है। इस कार्विंग को कहते हैं कर्मा विभंगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कार्विंग में बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे दिखाए गए हैं, जैसे कि झगड़ा, मर्डर और रेप। बौद्ध धर्म जैसे शांतिप्रिय धर्म से जुड़े मंदिर में ऐसी कार्विंग क्यों बनाई गई थी? दरअसल इस मंदिर की दीवारों पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश उकेरे गए हैं। इस मंदिर को बनाया ही इस तरह से गया था कि नीचे से ऊपर तक यानी मेन स्तूप तक पहुंचने के बीच आपकी नजरें दीवारों पर बनाई गई कार्विंग्स पर पड़ती है, जिस पर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश उकेरे गए हैं। और ये जो झगड़े और मर्डर की कार्विंग्स है, ये इस मंदिर के सबसे निचले हिस्से पर है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हमें ऐसी कार्विंग दिखाई देती है जो हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मोक्ष कैसे पाना है और भगवान से कनेक्ट कैसे होना है, यही इन कार्विंग्स के जरिए बताया गया है। और इन्हीं कार्विंग्स में से एक कार्विंग है ये। यहाँ की एक कार्विंग में एक ऐसा स्तूप दिखाया गया है जो जमीन पर नहीं है, या यूं कहे कि हवा में लटक रहा है। ऊपर से देखने पर इस मंदिर का आकार एक बुद्धिस्ट मंडल जैसा दिखाई देता है। ये मंडल एक ऐसा सिंबल है जो पूरे यूनिवर्स को, कॉस्मोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा भी कहते हैं कि ये मंडल ब्रह्मांड से कनेक्ट करने का और स्वर्ग में जाने का रास्ता है। तो क्या इस मंदिर का इस मंडल की शेप में होना और इस मंदिर में एक यूएफओ जैसी कार्विंग होना, इसका मतलब क्या है? यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस समय में उन्होंने इस मंदिर को ऐसा कैसे बनाया कि इसका डिजाइन सिर्फ आसमान से ही दिखाई देता है, और वो भी 50-100 फीट नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ऊंचाई से ही इसका क्लियर टॉप व्यू आप देख सकते हैं। तो उस समय में ये उन्होंने कैसे किया होगा? और इस कार्विंग में दिखाई दे रहा ये ऑब्जेक्ट क्या है? कोई स्तूप या फिर यूएफओ? आप अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ऐसी एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए डोनेट भी कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा नाम है सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।